वैरागी का राम की गैलरी संघ की तरफ से राम राम। आज हम सभी जानते हैं कि अमेरिका, इजराइल, खाड़ी देशों में ईरान, सऊदी अरब, दुबई, अबू धाबी, कतर, इन सभी देशों में के बीच एक तनाव का माहौल है। और मैं युद्ध के खिलाफ, या हमारा भारत देश युद्ध के हमेशा खिलाफ रहा है। हमारा भारत देश जो संस्कृति, संस्कार, करुणा, दया, प्रेम, मानवीय मूल्यों के साथ चलने वाला देश है। आतंकवाद, दानवता, कट्टरता के हमेशा खिलाफ रहा है। हमारे भारत देश का इतिहास उठा के देखेंगे अगर आप, जब तक भारत देश को किसी ने, या वहाँ के समाज को, वहाँ के नागरिक को किसी ने छेड़ा नहीं, तब तक भारत देश कभी युद्ध के लिए आगे नहीं बढ़ा है। संसार का हर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, अपने लोगों के लिए, जहाँ पे स्वाभिमान और सुरक्षा की बात आ जाए, वहाँ पर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। मैं बस उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जिनको ना ही इतिहास पता है, न ही अंतर्राष्ट्रीय जो मसले होते हैं, जो समस्याएं होती हैं, उसमें राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रों का आपस में क्या डिस्कशन होता है, उनके बारे में उनको पता नहीं है। उनको बोलना क्यों है? क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, उनको अध्ययन नहीं किया है। उनको तो वोट से मतलब है, किसी को वोट से मतलब है, किसी को कहीं वोट ऐसे पाना है, चोट करो बस। चोट समाज में जाति के नाम पर वैमनस्यता को फैलाकर, धर्म के बीच में वैमनस्यता फैलाकर यही प्रयास होता है कि हमें वोट कैसे मिल जाए। मैं उन्हीं के बारे में आज कुछ बात करना चाहता हूँ। आज हमारे देश के कुछ बेवकूफ़ भारत भूमि पर सीना और छाती पीट रहे हैं कि कोई उनका रहनुमा चला गया। रहते हैं भारत देश के अंदर और रहनुमा उनका ईरान में है और पाकिस्तान में है। रहनुमा तो भारत देश में है ना उनका, रहते तो यहाँ पे है ना। ईरान का कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री उनका रहनुमा कैसे हो सकता है? वहाँ का समाज उनका रहनुमा कैसे हो सकता है? हमारे आपस के बीच में रहने वाले लोग ही आपके रहनुमा हो सकते हैं। इसी तरह कुछ कम बुद्धि वाले नेता जो पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन अनपढ़ों की आर्मी बनाकर कहते हैं कि मैं उनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। उनकी मतलब अमेरिका की, इजराइल की ईंट से ईंट बजा देंगे। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, अगर भारत देश में कोई समस्या आ जाए तो वो कंकड़ से कंकड़ भी नहीं जा सकते। सबसे पहले अपना पीछे का हिस्सा दिखा के भागेंगे। तुम केवल भारत की भूमि बोल सकते हो, केवल भारत की भूमि बोल सकते हो। फिलहाल छाती पीटने वाले और अनपढ़ आर्मी जो वोटों के लिए ईंट से ईंट बजाने की बात करता है, उनको थोड़ी सी मैं जानकारी देना चाहता हूँ, अगर वो मेरी बात को थोड़ा भी समझ पाए। ये अनपढ़ आर्मी वाले और ये छाती पीट संस्था के लोग क्या कहते हैं कि भारत देश को इंटरफेयर करना चाहिए, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए भाई? क्यों बोलना चाहिए? पता है ईरान में कितने लोग रहते हैं? ईरान के अंदर भारत के लोग कितने लोग रहते हैं आपको पता है? कभी आपने पढ़ाई की? कभी आपने सर्च किया? हमारे लिए, हमारे भारत देश से जाने वाले जो बाहर जाते हैं वहाँ पैसा कमाने के लिए, वहाँ जो उद्योग वहाँ चल रहा है हमारा, या हमारे जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे, उनकी संख्या कितनी पता है? मैं हर देश में, अरब कंट्री में, अमेरिका में, इजराइल में कितने लोग रहते हैं उनकी जनसंख्या मैं बताता हूँ पहले आपको। यूएई में जीवन यापन करने वाले हमारे भारतीय नागरिक 26 लाख हैं। सऊदी अरब में हमारे भारत के लोग जो वहाँ जीवन यापन कर रहे हैं, जो वहाँ रोजगार के लिए वहाँ रुके हैं, 25 लाख लोग।
यूएस में जीवन यापन करने वाले हमारे भारतीय नागरिक 50 लाख। यूके में जो भारत देश से वहाँ रहते हैं, वहाँ जीवन यापन कर रहे हैं, अपना रोजगार चला रहे हैं, 19 लाख। इजराइल में जीवन यापन करने वाले लोग हमारे 18,000 हैं। अब आते हैं ईरान पर। ईरान में जीवन यापन करने वाले लोग हमारे वहाँ जो भारतीय हैं वो 10,000 के आसपास है। छाती पीट संस्था और अनपढ़ आर्मी के लोग, ये नंबर देखो और सोचो, भारत का एक गलत निर्णय कितने भारतीयों के साथ भेदभाव और दर्द का कारण बन सकता है। यहाँ पे आप जातियों बटे हैं, यहाँ पे आप धर्म में बटे हैं। आप विचार करें, जब भी आप भारत देश की सीमा से बाहर जाते हैं वहाँ आप किसी जातिवाद में नहीं पड़ते, वहाँ कोई धर्म नहीं है, वहाँ पे हम सारे भारतीय होते हैं। भारत का एक निर्णय ऐसा नहीं होगा ब्राह्मण के लिए अलग हो जाएगा, ठाकुर साहब के लिए अलग हो जाएगा, दलित समाज के लिए अलग हो जाएगा जी, हाँ, ऐसा नहीं है। भारत का कोई भी नागरिक अगर भारत देश से बाहर है, पहले वो भारतीय है, और भारत का एक छोटा सा गलत निर्णय उनको किस दर्द में ढकेलेगा आप ये सोच नहीं सकते। 50 लाख लोग यूएस में रहते हैं। भारत की एक छोटी सी गलती उन 50 लाख लोगों के लिए क्या कष्ट बनेगी ये आप सोच नहीं सकते, क्योंकि आप पढ़े लिखे तो नहीं। किसी को छाती पीटना है, किसी को कंकड़ से ईंट बजानी है, और दम कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर। न तुम्हारे पास ज्ञान है, न तुम्हारे पास सोच है, और न समझ है। तो हमारे उन भोले भाले गरीब लोगों के लिए जो पिछड़े समाज में आते हैं, ऐसा आप लोग करते हैं। मैं गरीब को गरीब समझता हूँ, उसका कोई जाति नहीं है। गरीब ठाकुर भी हो सकता है, पंडित भी हो सकता है, एक दलित समाज का जाटव भी हो सकता है, पासवान भी हो सकता है, एक मुस्लिम भी हो सकता है। गरीब की कोई जाति नहीं है। लेकिन जातिवाद के भट्टे में जो आप लोग हमारे समाज को झोंक रहे हो ना, खास करके मैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन राज्यों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ज़्यादा बुद्धिमान लोग रहते हैं, यहाँ पर ज़्यादा बड़े बड़े नेता हैं, इनको आता कुछ नहीं है। ये एक समाज को भट्टे में झोंक के एक उसमें नेता बनता है, वो विश्व का भ्रमण भी करेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलेगा भी, और वो भोले भाई लोग जो पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, उनका क्या होता है, वो कभी नहीं देखने जाता। जरूरी नहीं होता कि भारत का हर जगह बोलना सही हो। भारत युद्ध का समर्थन कभी नहीं करता, न पहले किया है, न आज कर रहा है। साथ ही साथ आतंकवाद और दानवी कट्टरता का विरोध करता हुआ आया है। इसलिए अनपढ़ आर्मी के नेताओं से गुजारिश है, भोले भाई लोगों को भटकाओ मत, और छाती पीट संस्था के वोट के लिए कुछ भी मत बोलो। एक और है, ये तो छाती पीट संस्था वाले हो गए, और ये अनपढ़ आर्मी वाले लोग हो गए। एक और है पाप पार्टी, मैं नाम भी नहीं चाहता उसका, ऐसे गंदे लोगों का। पाप पार्टी का एक है, कोई है सांसद है राज्यसभा का, उसकी भी मैं जब बातें सुनता हूं तो मुझे लगता है कि वोट के लिए तुम क्या क्या कर रहे हो। एक विचार करिए, 2014 से पहले हमारे भारत देश के अंदर, समाज के अंदर, खास करके मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, जो पहले बीमारू प्रदेश हुआ करते थे, आज उत्तर प्रदेश तो योगी जी ने बहुत आगे बढ़ा दिया उसको। उत्तर प्रदेश को मैं बीमारू नहीं कह सकता, लेकिन ये बीमारू प्रदेशों में पहले आते थे। 2014 से पहले यहाँ पर केवल हिंदू और मुसलमानों की बात हुआ करती थी। हिंदू और मुसलमान पर चर्चा होती थी। जितने टीवी के डिबेट होते थे, सब जगह हिंदू मुसलमान की चर्चा होती थी। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार में योगी जी मुख्यमंत्री बने, मैं भाजपा को भी नहीं बोलूँगा, उत्तर प्रदेश की राज्य में भाजपा के
मुख्यमंत्री योगी जब बने तो उन्होंने समाज में मानवों को जोड़ने का काम किया। जो जाति में बटे थे हम लोग, उनको जोड़ने का प्रयास किया। कुछ लाल टोपी नीली टोपी वाले, जो ये हरी टोपी वाले घूम रहे ना, ये जब इन्होंने देखा कि पिछले दो पंचवर्षीय में हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अभी तक तो हिंदू मुसलमान का वोट होता था, उनको पता था मुस्लिम मेरा कोर वोट है, हिंदुओं में तोड़फोड़ करूंगा। तो योगी जी और मोदी जी दोनों लोग मिल के इन्होंने जब जातियों को संगठित किया, जातियां मतलब हिंदुओं को संगठित किया, तो इनको समझ में आया कि अब हिंदू संगठित हो गए तो मुसलमान का वोट कोई बात नहीं है, क्योंकि मुसलमान तो वोट देगा हमको ही। लेकिन अगर हिंदुओं में एकता हो गई तो ना हमारा कोई विधायक बन पाएगा, ना कोई सांसद बन पाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि हिंदुओं को जातिवाद में तोड़ने का प्रयास करना शुरू कर दिया। अभी आप देखिए 2014 के पहले हिंदू मुस्लिम, 2017 के बाद जो है, जब 2022 का चुनाव हुआ है, तो एक महाराज हम पीडीए ले आए हैं। उनको पीडीए, वो कहते हैं मैं पीडीए का जननायक हूँ, मैं उनको पीडीए का खलनायक कहता हूँ। तो पीडीए ले आए, क्यों कि हिंदुओं को तोड़ा कैसे जाए। एक अनपढ़ आर्मी का रावण भी है, उसकी अलग विचारधारा है, कहता है कि हम 80% हैं, हम ये कर देंगे, हमें जितना संख्या उतना अधिकार। भाई अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, कुछ करोगे अधिकार अपने आप मिल जाएगा। कोई ऑफिसर, कोई अधिकारी बनता है तो पढ़ के बनता है मेरे भाई, तुम्हारी तरह 420 की भीड़ इकट्ठा करके नहीं बनता है। तुम तो भीड़ इकट्ठा करके नेता बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन भोले भाई लोगों को क्यों जीवन खराब करते हो। अगर उनकी पॉपुलेशन तुम कह रहे हो बहुत ज़्यादा है, तो तुम ये विचार करो ना कि तुम तो नेता बन गए, उनका क्या हुआ। तुम कहते हो रोजगार दे देंगे हम, कहाँ से ले आओ रोजगार। जनसंख्या 140 करोड़ की है, सरकारी संस्थाएं देख लो, उसमें सीटें देख लो, कैलकुलेट कर लो, कितने लोग तुम नौकरी दे सकते हो सरकारी। तो मेरा अपना जो मानना है, अगर किसी के अंदर रोजगार पाने की, पैसा कमाने की क्षमता है, तो वो किसी तरह का रोजगार कर सकता है। मोदी जी के एक भाषण था कि भाई चाय बेचो, समोसा बेचो, वो भी एक रोजगार है भाई, वो भी एक रोजगार है। आप जाओ, चायोज एक कंपनी है, चाय बेचती है, लोगों को बताओ, चायोज एक कंपनी, वो चाय बेचती है, केवल ब्रांड है वो। चाय 70 रुपए से लेके 300 तक की चाय बिकती है वहाँ पे, अलग अलग वैरायटीज की। तो मोदी जी को आप गाली देते हो, दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपकी विचार ही इतना, आपका विचार ही है, उतना ही आप सोच पाओगे। बात यहाँ इस बात की है कि आप लोगों को भरमा के अपना दुकान तो चला रहे हो मेरे भाई, नेताजी बन जा रहे हो, लेकिन जो पगड़ी बांध के लोग घूम रहे हैं, हरी नीली पीली टोपी लगा के, लाल टोपी लगा के, उनका क्या हुआ। अगर वो लोग मुझे गाली भी देंगे तो मैं उनसे ये कहूँगा, भाई आज तो मुझे गाली लोगे, तुम 5 साल क्यों मुझे बताना तुम्हारा हुआ क्या। सड़क पे उतरो, ढपली बजाओ, और जिंदगी में ढपली बजाते रह जाओगे। पढ़ाई का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं होता है, मेरा अपना सोचना है। पढ़ाई का उद्देश्य आपको अपने जीवन में आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने का होता है। जब किसी की बौद्धिक क्षमता बढ़ती है ना, तो अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है, अच्छा कर सकता है। करने तो बुरा भी कर क्या होगे, बैठे हैं लोग बजाने के लिए, अच्छा करने जाओगे ना, आपको कोई रोकेगा नहीं मेरे भाई। अगर आपको हमारी ये बातें समझ में आई हो, मुझे पता है जो भी सुनेगा मुझे गाली दे सकता है, लेकिन जो भी समझदार व्यक्ति होगा ना, उसको गौर सुन के इस पे अमल करेगा। भाई ये सब नहीं करना है। मैं भी गांव से आया हुआ व्यक्ति हूँ, बहुत बड़े घर का लड़का नहीं हूँ मैं। हमारे पिताजी वो संघर्षशील थे, मास्टर हुआ करते थे, प्राइवेट नौकरी करते थे। अपने माता पिता के बारे में सोच के कुछ करने का प्रयास करिए। ये आर्मी, छाती पीट, लाल टोपी, हरी टोपी, नीली टोपी, गुलाबी टोपी, इनके चक्कर मत पड़िए। अब कोई कहेगा भाई भगवान का नाम तो नहीं लिया, भगवा का नाम नहीं लिया, भगवा का नाम नहीं लिया। अरे भाई भगवा कोई, आप लोगों ने लोगों को रंगों में बांट दिया। भगवा आज से नहीं है, भगवा हजारों साल से है।
और ये जितने रंग हैं ये भी हजारों साल से शुरू, बहुत टाइम से हैं। आपने रंगों में आपने बांटा है जात के नाम पर, नीली टोपी मेरी है, पीली टोपी तेरी है, गुलाबी तेरी है भाई, हरी मेरी है जी। लाल वाला भी ये घूम रहा है लाल सांड की तरह, पता तो कुछ नहीं है ना। तो भाई मैं किसी को आहत नहीं करना चाहता हूँ, और जितने ये लोग हैं सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन एक मिला है, जीने के लिए कुछ कर लो। लड़ने के लिए नहीं मिला है जीवन, कुछ करने के लिए मिला है, लड़ने के लिए नहीं मिला है। लड़ोगे खत्म हो जाओगे, कुछ पता भी नहीं चले कहाँ गए। बहुत लंबा हो गया, मैं यहीं पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। फिर अभी एक कविता लिखने वाला हूँ, पीढ़ी के जननायक। बेसिकली पीढ़ी के खलनायक है वो, बट पीढ़ी के जननायक पे एक आलोचना पे एक कविता लिखूँगा, उसको आप लोग सुनना। जय श्री राम, हर हर महादेव। राम की गलई सेना को आप लोग सपोर्ट करें, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करूँगा। जय श्री राम।